है तो हम 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैथ का रियल नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स सिंपली क्या है, सिंबल है या फिर साइन है। साइन मतलब निशान है एक, ये भी सारे के सारे निशान है। इसको हमने मीनिंग अटैच कर दिया। क्या मतलब, ये सारे के सारे एक निशान है जो लोगों ने बना दिए और हर एक निशान को एक मीनिंग दे दिया। इसको क्या मीनिंग दिया है कि इसका मतलब हो गया एक क्वांटिटी, इसका मतलब हो गया दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी। तो ये वो सिंबल्स हैं जिनको हमने क्वांटिटी वाली मीनिंग असाइन कर दी है। मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब जहां पे भी आप ये लिखा हुआ देखेंगे तो ये एक साइन है और देखते ही हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये वन है। वन तो एक सिंबल है, सिंबल जो कि क्वांटिटी के बारे में बताता है। मैथमेटिक्स में उसको नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स क्या है, एक सिंबल्स हैं जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो क्वांटिटिव सिंबल्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको ऐसे समझ लो कि जीरो है ये, ठीक है। जीरो मतलब कुछ भी ना होना, नथिंगनेस। उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे पॉजिटिव्स नंबर मिलने लगेंगे। कोई रियल लाइफ में ये लाइन नहीं होगी, ये सिर्फ इमेजिन कर लो कि ये एक लाइन है जहां पे नंबर पड़े हुए हैं। ऐसा कहीं तुम दुनिया में मिलेगी नहीं जगह जहां पे ये नंबर पड़े हुए हो। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। +1, +2, +3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो नेगेटिव मिलेंगे, तो -1, -2, -3, इस तरीके से नेगेटिव इनफाइनाइट। तो सिंपली नंबर्स क्या होते हैं, साइन, निशान, जिनको मीनिंग अटैच कर दिया है किस चीज का, क्वांटिटी का, कि क्वांटिटी बताएंगे। मैथमेटिक्स खेल ही पूरा नंबर्स पे है और साइंस पे है। साइन मतलब ये एक साइन बना दिया, इसको तुम मीनिंग अटैच कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब साइन ही तो थे, इनको मीनिंग अटैच कर दिया, हम उसका लॉजिक लगा के यूज करने लगे। तो मैथमेटिक्स पूरा खेल साइन पे चलता है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं वो क्वांटिटिव साइन है, ये जो है ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही तुम्हारे x, y, z जो होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे। अब क्योंकि नंबर थोड़े बहुत तो है नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट, कभी हम गिन ही नहीं सकते जिंदगी भर, अगर गिनने बैठेंगे तब भी नहीं गिन सकते। तो कह रहा है कि हमें पढ़ना है नंबर्स को, तो इसको इजी बना दें हम किसी तरीके से। क्या मतलब, हम इसको डिवाइड कर देंगे बहुत सारे कैटेगरी में। जैसे तुम 9th क्लास में पढ़ के आए होगे, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं रिस्पेक्टिवली, या फिर तुम्हारे प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग खासियत है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं। इसमें रेशनल भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, अलग अलग पढ़ोगे, सबको मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जो तुम सोच सकते हो, ठीक है, वो रियल नंबर होते हैं। उनमें कैटेगराइज कर दिए गए, फर्दर हमें पढ़ने के लिए आसान समझ में आ जाए इसलिए। तो अभी हमारा इस चैप्टर का जो स्कोप है वो अभी हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर और एंटाई प्राइम नंबर। अब एंटाई प्राइम एक्चुअल में बुक्स में जो होगा वो कंपोजिट लिखा हुआ होगा, तो एंटाई प्राइम का मतलब कंपोजिट नंबर ही होता है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हमारा पहली एक्सरसाइज के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसको प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, वो होते हैं फैक्टर्स। के मैथमेटिक्स में फैक्टर्स क्या होते हैं, एक बार हम फैक्टर्स को समझ गए तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बहुत आसान हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो फैक्टर को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं एक नंबर ले लेता हूं रैंडमली, कोई 10 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं। मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 3.3 का बार आएगा। मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 5/2 या फिर यूं कहो 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। जब मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 2 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। ये बहुत सारे डिवीजन है, 10 को मैंने अलग अलग नंबरों से डिवाइड किया है। तो पहले वाले पे हम फोकस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 10 को 2 डिवाइड कर रहा है और जो आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है। डेसिमल वैल्यू ना होने का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू ना होना। तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू तो है ही नहीं, ये होल नंबर है। इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि इसमें रिमाइंडर नहीं बचा होगा। क्या मतलब, 2 5 जा जब मैं 10 करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 बचना ये पहचानना है तुम्हें तो सिर्फ आंसर्स देख लो। आंसर में अगर पॉइंट है तो रिमाइंडर बचा है, कुछ ना कुछ तो बचा है, और अगर पॉइंट नहीं है तो रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, हाँ, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है। इसमें रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, क्यों नहीं बच रहा है रिमाइंडर, एक बार फिर से चेक करा देता हूं मैं। 5 10 5 2 जा 10, 10 - 10 0, तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है।
तो जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है उसको हम अभी देखते हैं। ये 4 है जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये है 10 को 2 पूरे तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। पूरे तरीके से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर ना छोड़ना या फिर पॉइंट वाली वैल्यू ना देना आंसर में। 10 को 5 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, 10 को 10 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और 10 को 1 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। यानी एक नंबर है 10 जिसको 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, 2 पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, 5 पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है और खुद 10 को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो वो नंबर जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब आंसर पॉइंट में ना आना या फिर रिमाइंडर ना बचना, जैसे चाहो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो वो नंबर जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं वो कहलाएंगे 10 के फैक्टर। ये 10 के फैक्टर हैं। 10 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, 10, 1, 2, 5। तो किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर जो उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक बात और, मैंने 10 के जब फैक्टर चेक करना स्टार्ट किए तो 0 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि किसी को नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, वो अनडिफाइंड आ जाता है। वो कभी कभी उसको इनफाइनाइट भी लोग लिख लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हम 0 से चेक नहीं करेंगे, हम 1 से चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाते हैं? मैक्सिमम जो नंबर है वहां तक जाते हैं, बस 10 तक चेक करते हैं। ऐसा क्यों? उसके आगे क्यों नहीं चेक करते हैं? क्योंकि उसके आगे बड़े नंबर आने लगेंगे इससे। तो जब 10 से बड़ा नंबर नीचे होगा, अगर 20 भी है तो भी वो पॉइंट में वैल्यू देगा, ये तो शर्त है। यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर उससे बड़े हो ही नहीं सकते, उससे छोटे ही होंगे। ठीक है, ये मीनिंग हो गया इसका फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे उनको फैक्टर्स कहते हैं। ओके, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर देंगे। पूरे तरीके से डिवाइड करने का मतलब ये है रिमाइंडर नहीं बचेगा या फिर जो आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो दूसरे नंबर का ये पहला वाला नंबर जो है वो फैक्टर्स बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लो, 7 है, 6 है, 8 है या 9 है, ये अलग अलग नंबर है। अगर मैं इन सबको 1 से डिवाइड करूं, अगर मैं 7 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? दोबारा से 7 आएगा। ऐसे ही 6 को 1 से डिवाइड करूंगा, दोबारा से 6 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करूंगा, 8 आएगा। 9 को 1 से डिवाइड करूंगा, 9 आएगा। यानी मैं दुनिया के किसी भी नंबर को, x मान लो कोई भी नंबर है, वो 1 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा से मुझे x ही मिल जाएगा। ये वाला सीन है, यही तो होगा। इनफैक्ट 0 से भी अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, एक इसका मतलब ये हो गया कि 1 हर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 1 हर किसी का फैक्टर हो गया। तो हाँ, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। हर किसी को 1 डिवाइड कर देगा तो 1 हर किसी का फैक्टर हो गया। दूसरा केस, डिवीजन का ये रूल होता है, मान लो कोई ऊपर एक नंबर है 30, नीचे भी सेम नंबर है। जब डिवाइड करते हुए 2 नंबर सेम आ जाते हैं तो आप आंखें बंद करके उसका आंसर 1 लिख दो। यही तो है, 13 1 जा 13 होगा, 14 1 जा 14 होगा। तो कोई भी नंबर है x, अगर मैं उसको x से ही डिवाइड करूंगा सेम नंबर से, तो कुछ भी नंबर हो तो यहाँ पे कितना आना है? 1 आना है आंसर। 1 क्या है? डेसिमल नंबर नहीं है, पूरा नंबर है। इसका मतलब x को x पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी नंबर का एक और फैक्टर है जो कंफर्म होगा वो खुद, यानी कि मेरे पास कोई एक नंबर है 9, 1 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। दूसरा, ये खुद 9 से भी डिवाइड होगा। यानी हर किसी नंबर के 2 फैक्टर तो कंफर्म है ही हैं कि एक तो 1 और एक वो खुद, वो तो फैक्टर होंगे ही होंगे। उसके अलावा शायद हो और ना हो, उस केसेस में हम देख लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 10, तो ये 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 1 तो उसका फैक्टर है ही है। दूसरा कौन सा कंफर्म फैक्टर होता है? 10, यानी खुद जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता ही होता है। उसके अलावा 2 भी फैक्टर होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी फैक्टर होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 होगा। 10 हमने लिख दिया। उसके अलावा हम इससे बड़े नंबर चेक करेंगे ही नहीं, वो कभी इसके फैक्टर होंगे ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है इनके ये फैक्टर्स हैं। ऐसे ही कोई एक और नंबर लिख लो, 12 लिख लो। 12 के एक तो आंखें बंद करके लिख सकते हो कि 1 उसका फैक्टर होगा। अभी देख के आए, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर होता ही होता है और वो खुद फैक्टर होता ही होता है। बाकी कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है इसका फैक्टर, 5 नहीं, 6 भी होता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने लिख दिया। ये तरीके से। अब एक और नंबर ले लो 30, आंखें बंद करके, 1 उसका फैक्टर होगा, 13 उसका फैक्टर होगा। उसके अलावा 1 के अलावा 2 नहीं है क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करेगा इसको, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5, 6, 7 ऐसे ही कोई भी नंबर 13 तक इसको डिवाइड करेगा नहीं। 13 से आगे चेक करना बेकार है, वो कभी उसके फैक्टर होंगे नहीं। तो 13 के सिर्फ ये 2 फैक्टर है और ये 2 फैक्टर तो हर किसी के होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो इसमें नया क्या है? 17 ले लो, इसमें भी यही केस होगा कि ये 1,
वो सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। छोटा नंबर दो तो ऐसे करके 3 ले लो, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इन सब चीज में एक चीज कॉमन है कि हर किसी का एक तो 1 फैक्टर है ही है, शर्त है हर किसी नंबर का 1 फैक्टर होगा ही होगा, और एक दूसरा फैक्टर और है 10 का 10 फैक्टर है, 13 का 13 फैक्टर है, 17 का 17 है, 3 का 3 है और 12 का 12 फैक्टर है, यानी खुद और 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें नया क्या है, इन तीनों में कुछ अलग दिखता होगा आपको। हाँ, इसमें जो कंफर्म 2 फैक्टर होते हैं बस वही फैक्टर है, उसके अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है। इनमें 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हैं। तो ये जो होते हैं ना, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा मतलब 2 तो कंफर्म होंगे ही होंगे, हमें पता है हर किसी के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर ज्यादा फैक्टर एक भी मिल जाए नंबर हमें एक्स्ट्रा, या ज्यादा भी मिल सकते हैं, अगर ज्यादा फैक्टर्स मिल जाएंगे तो वो नंबर कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर, एंटाई प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर कहलाता है आपका एंटाई प्राइम नंबर। ठीक है, एंटाई प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इंडिया में मोस्टली कंपोजिट नंबर ही यूज होगा, शायद ही आपने एंटाई प्राइम नंबर सुना हो। मैं एंटाई बोल रहा हूं, आप एंटी भी बोल सकते हो, एंटी प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है सिर्फ। तो मोस्टली आपने कंपोजिट नंबर ही सुना होगा। तो 2 फैक्टर और उसके अलावा अगर फैक्टर है तो वो एंटाई प्राइम यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस सिंपली क्या डेफिनेशन है, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बस इसका ये हो गया। तो ये क्या होंगे, इसके एग्जैक्टली 2 हैं, 2 तो होते हैं हर किसी के, और उसके अलावा कोई है ही नहीं नंबर जिनको डिवाइड कर दे, तो इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है, देखो प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होंगे ही होंगे, एक तो खुद और एक 1, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई और फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। और एक भी अगर अलग आता, मान लो इसमें, मान लो होगा तो नहीं, 7 से अगर ये होता डिवाइड तब ये प्राइम नहीं बचता। 2 जो होने थे 1 और खुद वो तो हो गए, उसके अलावा एक भी नंबर एक्स्ट्रा आ गया जो उसको डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम नहीं एंटाई प्राइम बन जाता, यानी कंपोजिट नंबर बन जाता। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या फर्क होता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे इस केसेस में है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का रियल लाइफ में क्या यूज केस होता है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो जो 2 नंबरों से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली 2 नंबरों से, एक तो खुद या फिर 1 से। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकते हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। पर ठीक है, हमने प्राइम नंबर भी पढ़ लिया और कंपोजिट नंबर भी पढ़ लिया, पर इसका रियल लाइफ में हमारे क्या यूज केस होता है। तो नॉर्मली जो हम प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स को हम सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत यूज करते हैं। क्या मतलब, कंप्यूटर, आपने मैसेज किए होंगे एक व्हाट्सएप पे, तो चैट में नीचे को लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, या फिर फेसबुक पे तुमने ऐसा देखा होगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिख के आता है। इसका मीनिंग होता है आपके मैसेज दूसरे वाले शख्स को जो आप भेज रहे हो वो दोनों के ही बीच में है, और कोई बीच में आके हैक नहीं कर सकता और चुरा नहीं सकता इस तरीके से। ठीक है, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो होता है वो एक एल्गोरिदम से होता है, RSA एल्गोरिदम उसमें यूज होती है, या फिर उसका कोई एडवांस वर्जन होता होगा, तो उसमें प्राइम नंबर यूज करता है। यानी कि प्राइम नंबर, बहुत बड़े बड़े प्राइम नंबर यूज करेगा। कंप्यूटर के लिए प्राइम नंबर के फैक्टर तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढूंढते रहेगा कौन कौन से फैक्टर हैं, बहुत बड़ा ले लिया, क्योंकि फैक्टर होंगे ही नहीं, 2 ही फैक्टर होंगे, लेकिन वो तो चेक करेगा ना, बहुत उसे नहीं पता ये प्राइम नंबर है नहीं है, तो लगभग उसको सालों साल लग जाते हैं, मतलब 1000 साल 2000 साल लग जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे अभी जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, क्योंकि अभी तक के कंप्यूटर जो बने हैं वो इस काबिल नहीं है कि RSA एल्गोरिदम को बाईपास कर सकें। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्राइम नंबर सिक्योरिटी में बहुत काम में आते हैं। अब बात आई कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर को समझाने के लिए कि वो कैसे डे टू डे लाइफ में यूज हो सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ए नाम का एक शख्स है जिसको हमने 100 रुपए दे दिए, बी नाम का शख्स है जिसको हमने 60 रुपीज दे दिए। अब इनको रैंडमली एक जगह भेज दिया और इनसे कहा कि तुम्हें पैसे बांटने हैं। उनको नहीं पता कि वहां पे कितने लोग होंगे। तो अब जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, ए नाम का शख्स, तो अगर उसको एक शख्स मिला होगा तो 100 के 100 रुपए उसको दे देगा, यानी कि ये एक है तो 100 को बांट देगा, 100 रुपए उसको दे देगा। अगर 2 लोग हैं तो 50-50 रुपए दोनों को बांट देगा, 4 लोग हैं तो 25-25 रुपए बांट देगा, 5 लोग हैं तो 20-20 रुपए बांट देगा, अगर 10 लोग हैं तो 10-10 रुपए बांट देगा। यानी 100 को वो इतने नंबरों को बांट सकता है आराम से बगैर पॉइंट में लाए। यानी कि 25 क्या 100 से डिवाइड करूंगा तो 4 आंसर आएगा, यानी कि ये 25-25 रुपए 4 लोगों को बांट सकता है, पूरे पूरे पॉइंट में नहीं, पूरे पूरे। तो इससे कुछ कहानी याद आ रही होगी आपको। हाँ, यही तो कहानी है कि 100 के ये फैक्टर्स हैं, 1 भी फैक्टर है, 100 भी फैक्टर है, बाकी ये बीच में जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं।
फैक्टर्स और ये पैसे बांटने का रिलेशनशिप क्या है। किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, बांटना मतलब डिवीजन होता है। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, अब तुम हर एक शख्स को 20 रुपए दोगे तो बताओ कितने लोगों को बांट सकते हो। तुम डिवीजन ही तो करते हो, 5 आंसर आ जाता है, 5 लोगों को बांट सकते हो। लेकिन ये तो अब कर रहे हो, जब मैथमेटिक्स बिल्कुल न्यू बनी थी तब वो डिवीजन नहीं जानती थी। वो क्या करती थी, बार बार सब्ट्रैक्शन करती थी कि 20 रुपए पहले वाले शख्स को दे दो, एक को दे दिए 80 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 60 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 40 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 20 बचे, फिर 20 रुपए दे दो 0 बचे। अब 0 बचे है ही नहीं पैसे, 1 2 3 4 5 5 लोगों को बांट दिए। तो इस तरीके से डिवीजन होता है अंदर ही अंदर। ठीक है, अब तुम सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि भाई 100 रुपीज हैं, 20 रुपीज बांटने हैं, कितने लोगों को बट जाएंगे, 5 लोगों को बट जाएंगे। तो ये बांटने बांटने का तुमने देख लिया, डिवीजन ही होता है। और डिवीजन में अभी हम देख के आए हैं कि डिवाइड करना, और पूरे तरीके से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले का पूरी तरीके से फैक्टर है। तो 100 के इतने फैक्टर्स हो गए, यानी 100 को इतने नंबरों से बगैर पॉइंट में आंसर आए हम बांट सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 60 का है। अब एक चीज देखोगे, 100 बड़ा नंबर है, 60 छोटा नंबर है, लेकिन इसके ज्यादा फैक्टर हैं और इसके कम फैक्टर हैं। यानी कि 100 को यूज करना और 60 को यूज करना, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कौन सा नंबर यूज करोगे तो 60 यूज करेंगे। जो मैथमेटिक्स की थोड़ी सी समझ रखते होंगे वो 60 को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और वही रूल हुआ, क्यों 60 को यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है। मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर प्रॉब्लम होगी, कोई भी आप नया फॉर्मूला बनाओगे तो कोशिश करोगे कि ऐसा नंबर आए जो ज्यादा से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, ताकि डिवीजन आसान हो जाए उसका। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 60 रखना अकलमंदी है, क्योंकि ये ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, इनमें से कोई नंबर पड़ जाएगा जो डिवाइड कर दे पूरी तरीके से इसको। लेकिन 100 के सिर्फ 9 ही फैक्टर है, 9 ही ऐसे नंबर हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 60 के 12 ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज हुआ है, हाँ हुआ है। बेबोलियन ने जो ट्राइंगल का एंगल रखा था एक, जिनके तीनों एंगल बराबर होते हैं जिस ट्राइंगल के, उसका एक एंगल जो रखा था वो 60 रखा। वो 100 भी रख सकते थे, रीजन बता दिया मैंने। उन्होंने 60 क्यों रखा, क्योंकि वो ज्यादा जो है कंपोजिट नंबर है। ज्यादा कंपोजिट नंबर मतलब ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये वाला कम कंपोजिट है, ये ज्यादा कंपोजिट है। ऐसा होता है मैथ में, हाँ ऐसा है। इनको और इनको कंपेयर कर सकते हो, फिर कह सकते हो ये हाईली कंपोजिट नंबर है, ये नहीं है इतना हाईली कंपोजिट नंबर। तो जब 60 यूज किया और 66 ट्राइंगल को अगर तुम लाइन से रखोगे, ठीक है, तो वो 360 डिग्री बना देगा। इसीलिए सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ना कि 100 डिग्री। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आता था जब मैं पढ़ता था कि 360 ही क्यों रखा, मतलब क्या कोई रूल ही नहीं बन रहा ना। 360 100 रख देते, क्योंकि 100 बहुत जगह हमने देखा है, परसेंटेज में देखा है, या फिर रियल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हुए देखा है हमने 100 को। हमें लगता है सिंपल है इसलिए, क्योंकि 2 0 है ना, इसलिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कंपोजिट में भी बहुत सारे होते हैं, हाईली कंपोजिट होते हैं और कुछ लो कंपोजिट होते हैं। तो ये रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको 97 रुपीज दे दूं उसी शख्स को, ए वाले शख्स को, अब वो बांटेगा तो या तो एक शख्स को पूरे रुपए दे दे, या फिर ठीक है एक शख्स को पूरे रुपए दे दे, या फिर कोई केस ही नहीं है, दूसरा कोई सीन इसमें है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ज्यादा क्यों नहीं बांट सकता? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके 2 ही तो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद। तो ऐसे नंबरों को तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना। हाँ, तो प्राइम नंबर ज्यादा नंबरों में बट ही नहीं सकते। तो 97 दे देना मतलब बेचारे के ऊपर वबाल दे देना है कि भाई बांटो, तुम बांट सकते हो। तो ये रीजन हो गया। इसीलिए ज्यादातर कंपोजिट नंबर हमारे कैलकुलेशन में बहुत यूज होते हैं। प्राइम नंबर जहां पे सिक्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। डेफिनेशन पढ़ने बैठ गए तो अभी समझ में नहीं आएगी, पहले हम चीजों को समझेंगे, फिर डेफिनेशन हमें बिल्कुल हलवा लगेगी। तो अब समझते हैं। हमने पढ़ लिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 5 7 इस तरीके से। अब इन किसी को भी तोड़ के लिखना चाहोगे, तोड़ के लिखने का मतलब है 5 को किसी और तरीके से लिख सकते हो। हाँ, 5 1 जा 5, तो कुछ और ऐसा यूनिक मिला नहीं हमें, क्योंकि 1 से कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो 5 को नहीं लिख सकते, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है उनको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। 23 को क्या ही लिखोगे, 23 इंटू 1 जा 23, उसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है। लेकिन इसके अलावा कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर है उनके अलावा कंपोजिट नंबर, तो 4 है, ठीक है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो क्या इनको तोड़ के लिख सकते हो? हाँ, 4 को कैसे लिख सकते हो तुम, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 8 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 2 जा 8। ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, तीनों बराबर हैं। मैथ के हिसाब से इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय इनकी लेंथ के। ठीक है, ऐसे ही तुम 10 को भी लिख सकते हो, 5 इंटू 2, 10 हो गया इस तरीके से। तो सिंपली क्या हो गया,
ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको हम तोड़ के लिख सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको लिखने के, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर के सिर्फ एक ही तरीका होता है लिखने का, 20 इंटू 23 है तो 23 बन जाए 23, 23 का 23 ही होगा। तो कंपोजिट नंबर को बहुत सारे नंबरों से मिलकर लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर हैं दुनिया में वो सिर्फ प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 है, ठीक है, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 2, ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इसके दो तरीके हो गए। इनमें से तुम अगर देखोगे ये वाला नंबर भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है, और इसका ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है और ये प्राइम नंबर है। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये सारे के सारे प्राइम है और सारे के सारे प्राइम मिलके एक कंपोजिट नंबर बना देंगे और ये जो होगा वो यूनिक होगा। यानी अगर मैं सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके 12 को बनाना चाहूं तो सिर्फ ऐसे ही बना सकता हूं और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। ये तरीके में कंपोजिट आ रहा है। तो प्राइम नंबर का अगर मैं यूज केस ले लूं तो 12 को सिर्फ मैं ऐसे ही लिख सकता हूं और कोई तरीका नहीं है अगर मैं सारे के सारे प्राइम नंबर यूज करूं। हाँ, अनटिल अनलेस कि उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। ऑर्डर मतलब 2 को तुम शायद पहले लिख दो, 3 बीच में लिख दो और 2 बाद में लिख दो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो दोनों 2 पहले लिख लो फिर 3 बाद में लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें क्या देखना है कि 3 एक बार आया है और 2 2 बार आया है, तो बस ये 3 एक बार और 2 2 बार मिलके ही 12 बनाएंगे। उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 12 को बना दे। तो यहीं से बनती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन। एवरी कंपोजिट नंबर में से एक ही कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। वो प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर में लिखे जा सकते हैं। प्राइम नंबर प्रोडक्ट मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना। कैन बी एक्सप्रेस, 12 को ऐसे भी लिख सकते हो, 12 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। द फैक्टराइजेशन, फैक्टर तोड़ना, ठीक है, फैक्टर में तो क्या, इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। यानी ऑर्डर को अगर छोड़ दें उसके अलावा यूनिक है। यूनिक मतलब 2 बार 3 लिख दो, 1 बार 2 लिख दो, ऐसा काम नहीं चलेगा। 1 बार 3 और 2 बार 2, बस ये ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे लिख सकते हो, इन तीनों में से कोई सा भी रीजन लिखोगे तो मीनिंग यही है, 2 बार 2 है और 3 जो है वो 1 बार है। तो यही होती है आपकी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के 2 टाइप के नंबर होते हैं अभी, मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, कि कंपोजिट नंबर होंगे या फिर प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर को तो हम लिख ही नहीं सकते, वो तो अपने आप में ही एक यूनिक है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर बहुत सारे प्राइम नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपस में लिखा जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर बहुत सारे प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है और उनका जो ऑर्डर होगा उसको अगर इग्नोर मार दो, ऑर्डर मतलब 3 चाहे तुम बाद में लिख दो, 3 बीच में लिख दो, उस ऑर्डर को इग्नोर मार दो तो वो यूनिक है। यानी 1 बार 3 और 2 बार 2 ये मिलके ही 12 बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो 12 बना दे। फॉर एग्जाम्पल आसान समझने के लिए समझो 60 है, ये तो कंफर्म है 60 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ से मुझे 10 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 1 और 60 तो होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को वो ये कह रहा है कि सिर्फ प्राइम नंबर से लिख सकता हूं। हाँ, ये थ्योरम कह ही रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो सकता है प्राइम के प्रोडक्ट में। यानी इन्हें प्राइम नंबरों से अगर मल्टीप्लाई करूं तो बन सकता है, कंपोजिट से नहीं बन सकता। कंपोजिट नंबरों से मिलकर भी बन जाएगा लेकिन वो यूनिक नहीं होंगे। कंपोजिट नंबर यूनिक नहीं होंगे। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं ना, 15 4 जा 60, 30 2 जा 60। तो भैया तो 2 ऑर्डर मिल गए, 30 इंटू 2 भी 60 बना दे रहा है, 15 इंटू 4 भी 60 बना दे रहा है। तो ये थ्योरम तो कह रही है यूनिक होता है बिल्कुल एक ऑर्डर जो होता है। तो हाँ, यूनिक होगा तब जब हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेंगे। हमने ये प्राइम नंबर तो लिया, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सारे के सारे प्राइम लिखो, मल्टीप्लाई करो, 60 बनाओ। एक बार जो तुमने बना दिया वैसे वही नंबर है जो 60 बना सकते हैं। ये मीनिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। लेकिन अब प्राइम नंबर कहां से ढूंढेंगे? तो याद करो, तुमने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी मैं किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करूंगा और सिर्फ प्राइम नंबर मुझे चाहिए, तो उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम 60 का करोगे तो पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 2, तो 30 आंसर आ गया। फिर 2 15 आ गया। फिर 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 5 3 जा 15। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 वैसे तो 4 से करेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से हाँ, तो ये है प्राइम नंबर, यानी कि 2 2 3 और 5
ये प्राइम नंबर हैं सारे, एक एक इसमें से प्राइम नंबर है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर लिख के बना दिया। और ये ऑर्डर अब यूनिक है, मतलब अगर ऑर्डर को छोड़ दूं मैं तो ये नंबर यूनिक है, यानी 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, ये तीनों नंबर ही हैं जो मिलकर 60 बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो मिलकर 60 बनाते। यही कहता है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सारे कंपोजिट नंबर लिखे जा सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में, और उसके फैक्टराइजेशन करके वो यूनिक होंगे, जो फैक्टर्स हैं यूनिक होंगे अगर उनके ऑर्डर को छोड़ दो। ठीक है, अगर ऑर्डर कैसे छोड़ दो, तुमने 2 × 2 × 3 × 5 लिखा है, हो सकता है 2 × 3 × 5 × 2 लिख दो, तब भी 60 बनाएगा। तो बस यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर एक क्वेश्चन आया कि ठीक है हमने पढ़ा प्राइम नंबर, चलो उसके यूज केस भी देख लिए, हमने पढ़े कंपोजिट नंबर, उसके यूज केस भी देख लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी कि क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है तोड़ के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। अगर ऑर्डर को इग्नोर मार दे, ऑर्डर कुछ भी लिख दे, फिर यूनिक होगा। तो इसका क्या यूज केस है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो इसकी एप्लीकेशन को हम देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक वो क्वेश्चन पूछ ले कि एक 4n है और किसी भी n की वैल्यू के लिए कि इसका आंसर 0 के साथ एंड होगा। क्या मतलब, कोई एक 4n नंबर है, मतलब अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो 4 की पावर 1 हो गया, अगर n की जगह पे 2 रखोगे तो 4 की पावर 2 हो गया। ऐसे ही तुम कुछ भी नंबर रख सकते हो n की जगह पे, तुम्हें छूट है। लेकिन वो कह रहा है किसी भी नंबर को रखने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो आंसर आए, जैसे 4 4 जा 16 आ रहा है ये, ठीक है, तो जो आंसर आए उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ जाए, यानी n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए पूरा इसका आंसर जो आ जाए वो आखिर में सिर्फ एक डिजिट 0 आए। अगर आप 7th क्लास या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, उसमें ये होता था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, ठीक है, तो इतना तो हमें पता है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर है, ठीक है, ये है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 5 उसका फैक्टर होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे काम आएगा कि 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर 150 हो, मतलब कुछ भी हो जिसका आखिर में 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 उसका फैक्टर है ही है, 5 उसका फैक्टर है ही है। तो कह रहा है कि 4n है, लास्ट में डिजिट 0 आएगा, इसका मतलब इस पूरे नंबर का फैक्टर 5 तो होगा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 आखिर में एंड हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या 4n को किसी और तरीके से लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अपने आप में ही एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को तोड़ के लिखा जा सकता है, तो 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 × 2, n तो है ही अभी वो ऊपर, ठीक है, उससे तो नहीं छोड़ देंगे। 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, हाँ 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। तो वो कह रहा है कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, ठीक है, 9th क्लास में फिर से पढ़ा होगा आपने कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पावर के ऊपर पावर है तो हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n हो गया। कोई भी नंबर है और n कोई भी नंबर है, उसके लिए वैल्यू जो आएगी वो 2 की पावर में ही आएगी, यानी कि अगर मैं 1 रख दूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 बार 2, 3 रख दूं, 3 रख दूं तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 बार 2 2 2 2, इस तरीके से। ये सारे प्राइम नंबर है ना, हाँ प्राइम नंबर है, और इनसे मिलकर ये नंबर बन रहा है, हाँ इनसे मिलकर ये नंबर बन रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यानी ये जो पूरा नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और उसने कहा था कि किसी भी, क्योंकि कंपोजिट नंबर अपने आप में बन गया वो कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को बहुत सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो अगर प्राइम नंबर यूज कर रहे हो। अगर तुमने लिख दिया तो सिर्फ वही प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। मैं n की वैल्यू कुछ भी ले लूं, आना सिर्फ 2 2 2 2 है, 5 इसमें आना ही नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जितने भी प्राइम नंबर इसमें हैं बस यही हैं मिलके जो ये बना सकते हैं, मिलके बनाने का मतलब है फैक्टर हैं इसके, तो बस यही फैक्टर हैं इसके, तो 5 इसका फैक्टर है ही नहीं। जब 5 फैक्टर नहीं है तो कभी लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा ही नहीं। तो इस तरीके से रियल लाइफ में तुम्हारे क्वेश्चनों में यूज होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, एक नंबर है 4 की पावर n, वो कह रहा है कि इसका आंसर जो भी आएगा क्या लास्ट में उसके डिजिट में 0 आ सकता है। तो 0 डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता है कि 5 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी 5 उसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 और बाकी कुछ भी हो
5 तो होना चाहिए अगर 0 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 की पावर n को हम 4 को 2 इंटू 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब हम n कुछ भी, ये लिखना और ये लिखना एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, इस तरीके से 1 रखूंगा, तो ये 2 बार 2 आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, यानी कुछ भी रखूं 2 की पावर कुछ आएगा। 2 की पावर कुछ का मतलब है बार बार 2 2 2 2 आज आया चला जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि क्या पता दोगे में 5 आ जाए, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 5 चाहे उधर हो इधर हो वो अलग बात है, लेकिन अगर 5 इसमें आ गया तो 5 है, अगर 5 नहीं आया तो कोई और नंबर मिला के और 5 मिला के ये नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि वो 5 उसका फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए 4 की पावर n के लिए n की वैल्यू कुछ भी रखो लास्ट में 0 डिजिट नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि LCM और HCF बताना है 6 और 20 का। ये एग्जाम्पल और उससे पहले वाला एग्जाम्पल मैंने NCERT से ही लिया है, आप क्वेश्चन बुक में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, मान लो 10 के अगर मुझे मल्टीपल लिखने हैं तो 10 का टेबल लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 10 20 30 40 इस तरीके से ये इसके मल्टीपल हैं। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इससे छोटे नंबर जो इससे डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 5 और खुद 10, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। तो कह रहा है कि मल्टीपल लिखो, चलो हम मल्टीपल लिखने की कोशिश करते हैं 6 के और 20 के। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 का टेबल लिख दो बस, 24 30 सो 60 तक जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है, 20 40 60 80 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि LCM लेना है अगर तुम्हें तो मल्टीपल लिखो, लिख दिए। कॉमन ढूंढो, कॉमन मतलब दोनों में सेम हो, तो 20 तो इसमें होने वाला है ही नहीं, 40 इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 20 भी 6 के टेबल में नहीं आता है, 40 भी नहीं आता है, 60 हमें दिख गया पहला। ऐसे ही बहुत सारे तुम्हें कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है मल्टीपल लिख दिए, कॉमन ढूंढ लिया, सब कॉमन में से लीस्ट वाला ढूंढ लो, सबसे पहले वाला। जब सबसे पहले वाला मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 60 हो गया, यानी कि LCM जो हो गया इन दोनों का वो 60 हो गया। तो HCF क्या होगा, कह रहा है कि फैक्टर्स लिखो, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2 और 20 के फैक्टर्स क्या होंगे 10 इंटू 20, या फिर सही से लिखो तो 10 इंटू 20 ना लिख के 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। अब कह रहा है फैक्टर्स लिख दिए, कॉमन ढूंढो, ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं, ये फैक्टर तो नहीं होंगे ना आगे, ठीक है। उसमें से हाईएस्ट ढूंढ लो, तो एक ही आया है तो हाईएस्ट वही होगा, तो इनमें से हाईएस्ट क्या होगा 2। तो HCF क्या हो गया इसका HCF हो गया 2। कह रहा है क्या सिर्फ यही तरीका है LCM और HCF निकालने का? नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आके एम्बेडेड हो जाएगी। क्या मतलब, कह रहा है कि तुमने 6 और 20 के फैक्टर्स लिखे थे, या फंडामेंटल थ्योरम में भी तो ऐसा ही लिखते थे कि 6 को हम लिख सकते हैं किस से 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से, और 20 को लिख सकते हैं 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब वो कह रहा है कितने प्राइम नंबर यूज किए हैं, 2 यूज किया है, 3 यूज किया है और 5 यूज किया है। कह रहा है कि हर प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर को उठाओ और लिखो और मल्टीप्लाई करो। क्या मीनिंग, 2 ढूंढो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इनमें से जो हाईएस्ट पावर हो उसे उठाओ और यहाँ पे लिख दो। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 1 या फिर 2 की पावर 2? 2 की पावर 2, तो हमने इसको उठाया और 2 की पावर 2 लिखा और मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। 3 को उठाएंगे, 3 एक ही बार आया है तो एक ही बार उठा लेंगे, ठीक है, 3 को उठा लिया। अब 5 को देखेंगे तो 5 एक ही बार आया है तो एक ही बार 5 लिख देंगे। हम ये 3 नंबर उठा के वहाँ लिख सकते हैं और लिख दिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 15 4 जा 2 2 जा 4 होता है, तो 15 4 जा 60 होगा, और 60 तो LCM था, तो हाँ LCM बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि HCF भी निकाल सकते हो, हाँ, कह रहा है दोनों में कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन कौन से होंगे ये दो। अब यहाँ थोड़ी ध्यान से सुनना कि जब तुमने पहली बार किसी भी नंबर को उठाया तो उनमें से हाईएस्ट पावर उठा ली, तो जो कॉमन होगी उनमें से हाईएस्ट पावर अगर उठा ली तो लोएस्ट पावर रह गई होगी ना, हाँ। तो कह रहा है HCF में कॉमन ढूंढो, तो कॉमन ये दोनों हैं, इनमें से लोएस्ट पावर को उठा लो, तो लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। तो HCF क्या हो गया, लोएस्ट पावर। अब एक चीज सुनो,
कि 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे लिख दूं, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 लिख दूं। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो कह रहा है इसको ऐसे लिख दूं अगर मैं, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें जब हमने HCF लिया था ना, जब LCM लिया था, तो LCM में जो भी हाईएस्ट पावर थी उनको उठा लिया था। तो जो कॉमन थी उनमें से हाईएस्ट पावर जब उठा ली थी, और अकेले वालों को तो उठा ही लिया था, हाईएस्ट पावर उठा ली थी, और HCF में हमने लोएस्ट पावर उठा ली। तो एक्चुअल में ये सारे नंबर या तो HCF के पास गए या LCM के पास गए, यानी ये सारे हैं LCM और HCF के पास ही। तो अगर HCF की मल्टीप्लाई LCM से कर दूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बराबर ही होगी। तो ये LCM इंटू HCF के बराबर होगी, यानी HCF की LCM से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों, ठीक है, और HCF में ये, तो ये चारों आ गए, तो ये चारों के बराबर हो गया। अब इन चारों का मतलब क्या है, ये A कोई एक नंबर है, B कोई एक नंबर है, अगर मैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो उन्हीं के HCF और उन्हीं के LCM की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से A इंटू B बन के आएगा। तो ये बना आपका फॉर्मूला। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेन चीज ये थी समझाना आपको कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो जब हम किसी दो नंबर का HCF या LCM निकालते हैं, HCF की मल्टीप्लाई और LCM से करते हैं, तो उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके बराबर बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। तो अब आपको अगर ये नहीं पता हो ये दोनों दे दे तो आप निकाल लोगे, ये नहीं पता हो ये दोनों दे दे तो निकाल लोगे। मतलब कोई भी एक वेरिएबल गायब कर दे, बाकी सारी चीजें दे दे, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मीनिंग ये हो गया। आप चाहो तो इसको समझ लो फिर से दोबारा से वीडियो देख के, या फिर इसको आराम से आप यूज करो, याद कर लो, रट लो, जो आप स्कूल में रटते हो वैसे रट लो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दो नंबर हैं, उनका LCM उनका HCF की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे सारी थ्योरी खत्म होती है। अब हम करेंगे आगे वाली वीडियो में एक्सरसाइजेस। ठीक है।